सो नाउ वेलकम बैक टू यू इन द थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। दोस्तों अब हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके से भारत में जो फेडरलिज्म था वो किस तरीके से मैं कह सकता हूं अपनाया गया या कामयाब किस तरीके से हुआ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है रीजन फॉर द सक्सेस ऑफ द फेडरलिज्म इन इंडिया। भारत में अगर संघवाद बना रहा तो संघवाद बने रहने के कारण क्या थे। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहला आता है भाषाई राज्य, लिंग्विस्टिक स्टेट। यानी कि हमारे भारत को जब बनाया जा रहा था तो फर्स्ट और मेजर टेस्ट हमारी कंट्री का यही था कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के हिसाब से तो हमारी कंट्री बनाई जाएगी, लेकिन क्या भाषाई राज्य के हिसाब से हमारे देश को बनाया जाएगा या नहीं। दिस वॉज डन टू इंश्योर दैट पीपल स्पोक द सेम लैंग्वेज, लिव्ड इन द सेम स्टेट। और इससे ये होगा कि एक ही भाषा के बोलने वाले लोग एक ही राज्य के अंदर रहेंगे तो एक ही टाइप का कल्चर जो है भारत के अंदर बना रहेगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ दोस्तों, ऐसी कंडीशन में फजल अली कमीशन बनाया गया और इस फजल अली कमीशन का मेन मकसद था कि भाषाई आधार पर राज्य को बनाना, और भाषाई आधार पर राज्य बनाया जाएगा तो ऐसे फेडरलिज्म स्ट्रक्चर को काफी ज्यादा सफलता मिलेगी। क्यों? क्योंकि सेंट्रल स्टेट आपस में मिलकर इसमें काम कर रहे हैं और ये काम सौंपा गया था इंडियन जज थे फजल अली उनको, और यहाँ पे उन्होंने भाषा के आधार पर 1956 के अंदर रिकमेंडेशन दी और 1956 के अंदर भाषा के आधार पर नए राज्यों का निर्माण करा गया और 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी बनाई गई उस टाइम पीरियड पे जब देश आजाद हो गया था। 1956 के बाद भाषा के आधार पर नए राज्य और नए स्टेट बनाए जाने लग गए। एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखो 1956 में पॉलिसी आ चुकी थी, लेकिन 1956 के बाद 1966, 1954, 1972, 1987, 1963, 1987, 1972 और इवन यहाँ तक नहीं, इवन 2000 के अंदर भी 3 स्टेट अलग हुए उत्तराखंड से, और उसके बाद 2013 के अंदर 14 में तेलंगाना अलग हुआ। तो ऐसे में करते करते प्रेजेंट टाइम पे 28 स्टेट है और 11 यूनियन टेरिटरी प्रेजेंट टाइम पे हमें भाषा के आधार पर देखने को मिलती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि लैंग्वेज पॉलिसी के अंदर हिंदी जो है ऑफिशियल लैंग्वेज के ऊपर फोकस कर रही थी। मतलब ऐसा नहीं कि भारत की अगर नेशनैलिटी को देखें तो हम हिंदी भाषा को एक इम्पॉर्टेंट भाषा बोलेंगे, क्योंकि अगर हम देखें तो भैया नॉर्थ पार्ट में ज्यादातर लोग हिंदी भाषा का इस्तेमाल ही करते हैं, लेकिन साउथ की बात करें तो वहां अलग अलग भाषाओं का डिमांड हमें ज्यादा देखने को मिलता है। एक होता है लिपि बोलने वाली, एक होता है भाषाई। अगर हम डायलेक्ट्स की बात करें तो 544 भाषा हमारे देश में बोली जाती है। तो ऐसे में क्या हर भाषा के आधार पर राज्य बनाया जा सकता है? नहीं। हमने भाषाई आधार पर बोला कि जो मलयाला, अवधी ऐसे जो भाषा बोलते हैं तो उनके हम स्टेट को क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन जब पूरे देश की बात आती है तो पूरे देश में भाषाई आधार पर बहुत सारे डिबेट चलते हैं। ऐसे में हिंदी भाषा को हटाकर 21 लैंग्वेजेस अलग से सेंट्रल गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रखी और ये भी बोला कि ज्यादातर लोग जो हिंदी नहीं बोलते हैं उनके ऊपर भैया हम हिंदी भाषा को मतलब प्रेशर नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आर.वी. धुलवेकर जो है उन्होंने खुद बोला था जब देश में संविधान बनाया जा रहा था, तो ऐसे में तो इन लोगों के ऊपर कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, इन लोगों के ऊपर प्रेशर बन जाएगा। और जब प्रेशर बन जाएगा तो साउथ के लोग कहने लगे कि देश में अगर नेशनल लैंग्वेज जो है वो हिंदी बना दी गई तो ऐसे में तो हमें हिंदी भाषा आती ही नहीं है, तो फिर तो गवर्नमेंट जॉब और सारी प्रॉब्लम जो होती है वहां पे साउथ के लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऐसे में क्या करा गया, ऐसे में ये बोला गया कि ठीक है, लंबे समय तक भारत के अंदर जो नेशनल असेंबली, भारत के संविधान असेंबली थी, उसमें इसकी प्रॉब्लम बनी रही। इवन जो हमारे गांधी जी थे उन्होंने कहा कि देश की भाषा जो होनी चाहिए वो हिंदुस्तानी भाषा होनी चाहिए। लेकिन बहुत लंबी डिबेट के बाद फाइनली ये डिसाइड करा गया कि भैया देश का जो संविधान है वो डिबेट और डिस्कशन से बन रहा है, इसीलिए हमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया कि हमें पूरी तरीके से इंग्लिश और हिंदी दोनों को ही ऑफिशियल पर्पस के रूप में इस्तेमाल करना पड़ेगा। नहीं तो जैसे श्रीलंका के साथ प्रॉब्लम हुई, जैसा बेल्जियम देश के साथ प्रॉब्लम हुई, वैसा हमारे देश में भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए मैं कह सकता हूं कि भाषा के आधार पर हमने अपने राज्यों को भी क्रिएट करा और भाषा के लिए हमने इंग्लिश और हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज तो रखा, लेकिन 21 भाषाओं में हमने ये कहा कि इन भाषाओं के अंदर अगर सेंट्रल लेवल पे कोई पेपर लिया जाता है बड़े लेवल पे तो 21 भाषाओं के अंदर लिया जा सकता है। ऐसे में हमारे देश में सेंट्रल और स्टेट के बीच में अगर रिलेशन की बात करी जाए तो हमने कोशिश करा है कि दोनों के रिलेशंस को मजबूत बनाया जा सके ताकि सेंट्रल ज्यादा पावरफुल ना बन जाए और अपनी मनमानी ना करने लगे। तो ऐसे में 1989 के अंदर सिस्टम थोड़ा चेंज हुआ, क्योंकि अगर आप 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो वहां आपको नजर आएगा कि काफी लंबे समय तक कांग्रेस चल रही थी, लेकिन 1989 के अंदर महागठबंधन होने के बाद यहाँ पे बीजेपी पार्टी सरकार में आती है और ये बहुत बड़े लेवल पर मल्टी पार्टी अलायंस था।
और जब बहुत बड़े लेवल पर मल्टी पार्टी अलायंस था, तो ऐसे में सेंट्रल को कितना स्ट्रॉन्ग करना है, कितनी पावर किसके हाथ में देनी है, उसके ऊपर बहुत बड़े लेवल पे घमासान युद्ध छिड़ गया। तो ऐसे में एज अ रिजल्ट अ न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर द ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट हैज डेवलप्ड। इट कैन बी सेड दैट नाउ द फेडरलिज्म इज मोर डेवलप्ड इन इंडिया। और 1989 के बाद स्टेट की पावर को और सेंट्रल की पावर को गठबंधन सरकार के बाद और ज्यादा डिफाइंड करा गया कि कितनी ज्यादा हम इसको और अच्छी तरीके से विकसित कर सकते हैं। सो ये था हमारा वीडियो लेक्चर सीरीज का तीसरा पार्ट। हम मिलते हैं आप लोगों को वीडियो लेक्चर सीरीज के चौथे पार्ट में, जो वीडियो लेक्चर सीरीज का लास्ट पार्ट होगा। दिस इज इट इन दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अगर आप लोगों ने ऐप डाउनलोड नहीं करा है तो ऐप जरूर डाउनलोड करिए। दिस इज इट इन दिस वीडियो।